फिजिक्स के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पार्ट 14 में ये दो प्रॉब्लम है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है। ये लास्ट दो इससे पहले कई बतला चुके हैं। तो पहला है, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आता है। अगर मान लो प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, ट्रेन में बैठे रहोगे, ट्रेन गतिशील है तो गेंद को अपने हथेली के ऊपर फेंकोगे, हथेली को फिर नीचे में ही रखना है, मतलब पीछे की ओर नहीं खींचना है, दाएं बाएं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो तो गेंद के बदला मारकर ही लो ना, चलती हुई ट्रेन में इसको सीधे ऊपर की ओर फेंकोगे और ठीक नीचे में जहाँ से फेंके हो वहीं पर हाथ को स्थिर रहने दोगे तो मारकर या गेंद हथेली पर ही गिरेगा चलती ट्रेन में। ऐसा क्यों होता है? तो कोई भी पिंड जब गतिशील रहता है तो गतिशील अवस्था में ही अपने आप को बनाए रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस ऐसे गुण को गतिशील जड़त्व कहते हैं, जिस गुण के कारण कोई गतिशील पिंड अपनी गति को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। तो ट्रेन तो गतिशील है, ट्रेन के भीतर जितना भी है, जो भी वस्तु मनुष्य से लेकर के कोई सामान या मान लो जो कुछ भी है, तो ट्रेन के साथ ही गतिशील है। तो जब गतिशील है तो ऐसी अवस्था में इसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी गतिशील है और उसके हथेली पर रखा हुआ गेंद भी गतिशील है। तो दोनों में गतिशील जड़त्व का गुण है ना। चूंकि ट्रेन गतिशील है और उसमें बैठा हुआ एक एक व्यक्ति गतिशील है, तो अपनी गतिशील अवस्था को एक समान गति, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में, एक समान वेग से रेलगाड़ी जा रही है तो उसके भीतर बैठे हुए तमाम पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु सब कुछ गतिशील है ट्रेन के साथ। तो गतिशील है अपने इस अवस्था को बनाए रखने के लिए जिस तरह का गुण होता है, ऐसे गुण को गतिशील जड़त्व कहते हैं। तो चूंकि गेंद भी गतिशील जड़त्व का गुण रख रहा है और हथेली भी वह व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में जब हम गेंद को उछालेंगे तो उछाले जाने के बावजूद भी गेंद में गतिशील जड़त्व का गुण होने के कारण यह गेंद नीचे उसी हथेली पर गिरेगी जिस हथेली के द्वारा फेंका गया था। क्योंकि गेंद को उछालेंगे तो ये विराम अवस्था में नहीं आएगा, क्योंकि यह ट्रेन के भीतर में गेंद है। समझ रहे हो बात को? यानी ट्रेन मान ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा मार कर उतना ही स्पीड में है। हाँ, उसका उतना चाल ट्रेन के भीतर प्रत्येक वस्तु ट्रेन की चाल के साथ ही उसी चाल से न आगे की ओर बढ़ रहा है। मार्कर का भी वही चाल होगा। मार्कर का भी वही चाल है। जेब में रखा हुआ पैसा हो या जो कुछ भी हो, पहना हुआ शर्ट हो, सब कुछ उसी चाल से चल रहा है। यानी सब में गतिशील जड़त्व का गुण है। तो ये गतिशील जड़त्व का गुण होने के कारण उछाला गया गेंद फिर पुनः उसी हथेली पर गिर जाता है। तो इसको लिख दे, यदि एक समान चाल से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर गेंद उछाला जाए तो यह गेंद उछाले जाने वाले के हाथ में ही गिरती है। अगर हाथ की स्थिति नहीं बदली जाए, यानी हाथ आगे पीछे नहीं करो तो दरअसल होता क्या है, तो ट्रेन के साथ व्यक्ति भी गतिशील है ना। और व्यक्ति जब गतिशील है तो ट्रेन की दिशा देखो, पृथ्वी के समानांतर है, यानी क्षैतिज दिशा में ट्रेन चल रही है। ये सीधे ऊपर की ओर जाना, लंबवत ऊपर की ओर जाना, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, ऊर्ध्वाधर दिशा। मान लो ऐसे कोई जा रहा है पृथ्वी के समानांतर, तो ये क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो जिस समय ट्रेन चल रही होती है उस समय ट्रेन की दिशा क्षैतिज दिशा होती है ना। तो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति भी
उसमें भी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति क्षैतिज दिशा में होती है। तो हाथ में मान लो गेंद रखा है, तो गेंद में भी गतिशील जड़त्व है और हाथ में भी है, व्यक्ति में भी। तो ये क्षैतिज वेग है ट्रेन में, है ना, वर्टिकल नहीं है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि सीधे आगे की ओर। तो क्षैतिज वेग है, तो हाथ में भी क्षैतिज वेग है और गेंद रखा हुआ गेंद में भी क्षैतिज वेग है। तो ऐसी स्थिति में गतिशील जड़त्व का गुण के कारण ये भी क्षैतिज वेग में जाने की प्रवृत्ति रखेगी और हाथ भी। इसीलिए जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो इसमें भी क्षैतिज दिशा में जाने की प्रवृत्ति है और हाथ में भी, इसीलिए यह नीचे गिरे जाने पर पुनः हाथ में ही गिरता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि गति के जड़त्व के कारण, गतिशील जड़त्व के कारण आदमी और गेंद दोनों के क्षैतिज वेग समान रहता है ना। अतः गेंद उछाले जाने के बाद भी हमेशा यात्री के हाथ के ऊपर ही रहता है। उछाले जाने के बाद भी यात्री का हाथ भी आगे की ओर बढ़ रहा है गतिशील जड़त्व के कारण और गेंद भी बढ़ रहा है। तो जब नीचे की ओर गिरेगा तो हाथे पर गिरेगा, क्योंकि दोनों एक साथ आगे की ओर बढ़ रहा है उछाले जाने पर। तो गेंद उछाले जाने के बाद भी हमेशा यात्री के हाथ के ऊपर ही रहता है तथा नीचे आने पर उसके हाथ में गिरता है। समझ गया। ये दूसरा क्वेश्चन जो है, चलती बस की दिशा बदलने से यात्री एक ओर झुक जाते हैं, तो उसको जैसे मान लो एक सरल रेखा वाला रोड होता है, इस टाइप का होता है रोड। अब फिर देखो यहाँ पर ये आगे की ओर चला गया, यहाँ से एक रोड इधर गया, ठीक है। अब यहाँ से बस जा रही है इस दिशा में, तो एक सरल रेखीय गति के अनुसार चल रही है। अब देखो यहाँ जो ये मुड़ेगी बस, तो ऐसी बात नहीं है जो यहाँ तक आई अचानक ऐसे मुड़ जाएगी। बस की लंबाई को देखते हुए ये वास्तव में कैसे मुड़ेगी, देखो ऐसे, मतलब इस टाइप से, समझ रहा है बात। यानी बस ऐसे नहीं ले जाएगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब यहाँ पर टर्निंग है तो इसकी गति ऐसे हो जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, मुड़ती है ना। तो कहने का अर्थ ये एक वृत्ताकार पथ का निर्माण होता है। बस जो ये चाप हो गया, कोई भी बस कभी भी कहीं भी, मतलब जब भी मुड़ेगी तो अपनी लंबाई के कारण टर्निंग पर, अगर ये है इसी में देखो ये है, तो अब यहाँ तो आ गई है, देखना जो ये बस जो है ऐसे जा करके यहाँ से तब मुड़ता है, इसका पीछे वाला पोर्शन ये है, ऐसे करके, यानी एक वृत्ताकार पथ का चाप क्या होता है, जैसे वृत्त है, वृत्त का कोई टुकड़ा, ये हो गया चाप, जिसका केंद्र उस वृत्त का केंद्र होता है। पॉइंट टू सर्किल में ये सब बतलाया हुआ है। अब इतना बड़ा का देखो केंद्र ये है, तो इसका एक केंद्र बनता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आगे बतलाएंगे, इसकी भूमिका होती है। इसलिए मेरे विचार से फिलहाल इसको न्यूटन के गति का तीसरा नियम बतलाएंगे ना, उस समय ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, इसको रहने